Hello. My topic of discussion today is related to company law. What is company and what are the various characteristics of the company. आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे कंपनी लॉ में कि कंपनी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और साथ में कंपनी क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है। बेसिकली कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यही जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यही पॉइंट्स आपके करैक्टरिस्टिक्स भी बन जाते हैं। कुछ हद तक ये आपके एडवांटेजेस भी बन जाती हैं या डिसएडवांटेजेस में भी इन्हें किसी न किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसे फर्दर डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग कंपनीज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विद डिस्टिंक्ट नेम, limited liability, perpetual existence and common seal and comprising of common capital called shares। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मीन्स कंपनी इज़ नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की तरह नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसका एक अलग से अपना नाम होता है। डिटेल में आगे फिर से मैं आपसे डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। कंपनी इज़ हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम, अपना नाम होता है कंपनी का, जैसे गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, भारतीय टेलीनेट लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे के सारे इनका सबका अपना नाम है। और आर्टिफिशियल पर्सन से मतलब मैंने कह दिया आपको कि ये दिस इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। हम लोग उसे बनाते हैं कंपनी को और एक प्रोसेस, लॉ के प्रोसेस में बनता है ये। जबकि एक नेचुरल पर्सन इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान बनाता है, हम लोगों को भगवान होता है बनाने वाला। लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी वो फिक्स होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, जैसे कि सोल प्रोपराइटर में या पार्टनरशिप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ द मेंबर्स, या कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी का अस्तित्व तो सदैव बना रहता है, हमेशा कंपनी बनी रहती है। कंपनी को किसी आने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप वगैरह में क्या होता है, अगर सोल प्रोपराइटर जो है एक अकेला व्यक्ति जो बिज़नेस चला रहा है, अगर डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में बिज़नेस बंद होने के कगार पे होता है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिज़नेस बंद हो सकता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वहाँ पर ऐसा होने की संभावनाएं कम होती हैं। कॉमन सील मीन्स कंपनीज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने आपको पहले कहा कि कंपनी अपने आप सारे डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकती, कंपनी के बिहाफ पे कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, उसमें सील का यूज़ किया जाता है, स्टैंप का यूज़ किया जाता है। स्टैंप ही नहीं है अपने आप में वैल्यू स्टैंप की नहीं, उसके अलावा एक अथेंटिसिटी बनती है उसकी, हर एग्रीमेंट में, डॉक्यूमेंट में उसका एक अपना प्रॉपर यूज़ है। आगे हम फिर से इसे बात करेंगे। कंपनीज कंप्राइजिंग ऑफ कॉमन कैपिटल कॉल्ड शेयर्स, कंपनी में जो कैपिटल है, जो अगर हम बात करें जो बिज़नेस सोल प्रोपराइटर में क्या होता है, एक बिजनेसमैन बिज़नेस में पैसा लगाता है, एक अकेला आदमी बिज़नेस में पैसा लगाता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग पैसा लगाते हैं। ये दूर दूर हो सकते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हेड ऑफिस हो सकता है मुंबई में हो, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जियो जिसका ब्रांड है, हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं आज की तारीख में, तो हेड ऑफिस हो सकता है उसका रिलायंस का, हो सकता नहीं है मुंबई में, हो सकता है राजस्थान में, जहाँ भी है, तो वहाँ पर हेड ऑफिस है। लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई भी शेयर परचेज़ कर सकता है, मैं चाहूँ मैं परचेज़ कर सकता हूँ, कोई और पर्सन है वो शेयर परचेज़ कर सकता है, जो कोई भी पर्सन जो एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नॉर्मली वो शेयर परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर जो हैं वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस में फैले हुए होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं। सोल प्रोपराइटर में ऐसा नहीं होता है, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो कैपिटल वो सिंगल पर्सन ही अपना कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है। पार्टनरशिप पे भी आमतौर पे नज़दीक जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी क्लोजली रहते हैं, ऐसे बहुत ही फार अवे प्लेसेस में नहीं रहते, रूटीन में कांटेक्ट में किसी न किसी फॉर्म में वो रहते हैं। तो चलिए कंपनी की मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको कह दी। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील with a distinct name and limited liability
एंड कंप्राइजिंग ऑफ कॉमन कैपिटल नोन एज शेयर्स। ये कंपनी की डेफिनेशन है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके बताया। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं हैं कंपनी की, इन्हीं को हम थोड़ा मैं एलेबोरेट करूँगा आगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया, आगे एलेबोरेट करूँगा इन पॉइंट्स को। तो देखिए ये एक चार्ट बना रखा है, तो इस चार्ट में अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैंने यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब है कि जो कंपनी जो है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, कृत्रिम इसे हिंदी में कह सकते हैं, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक की अगर मैं हिंदी बात करूं, नेचुरल का मतलब जैसे हमारे झरने जो हैं वो नेचुरल बहते हैं, नदियां नेचुरली बहती हैं, ठीक है, नेचुरल है ये। ह्यूमन बारिश होती है तो नेचुरल है, वैसे ये सब चीज़ें। उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं पैदा हुए हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, कोई भगवान की देन है। लेकिन हम जब कंपनीज़ की बात करते हैं, कंपनीज आर नॉट नेचुरल पर्सनस, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनस। कोई ऐसी चीज़ जो है, कंप्यूटर जो है, भगवान ने कंप्यूटर नहीं बनाया है, ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया है। तो इन्वेंशन किसी ने किया है तो उसके बाद ही कंप्यूटर बनाया गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली कंपनी को बनाने वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं, लोग बनाते हैं, डायरेक्टर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनीज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लीगल का मतलब कानूनी तौर पर बनाया गया है। What is the creation? It is through company law. Companies law जो है, Companies Act 2013 एट प्रेजेंट 2013 का एक्ट है, और उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, 1956 में वो एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज को बनाया जाता था। तो इसके अकॉर्डिंगली कंपनी को बनाने के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस बनाया जाता है। ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको ब्रीफली कह रहा हूँ कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल पर्सन की बात करूँ, पर्सन वर्ड, इसमें पर्सन डज नॉट मीन कि राइट टू वोट नहीं है कंपनी के पास, वोट डालने का अधिकार नहीं। कंपनी अपने आप इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकती। अगर MLA के इलेक्शंस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, वोट नहीं डालती है कंपनी। तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन कंपनी नहीं है। देन आफ्टर दैट सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज परपेचुअल सक्सेशन। ये परपेचुअल सक्सेशन क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हो गया कंपनी इज अनलाइक ए नेचुरल पर्सन। एक जो नेचुरल पर्सन उसकी तरह कंपनी कभी मरती नहीं है, डेथ नहीं होती कंपनी की कभी भी। इट नेवर डाइज, कभी भी डेथ नहीं होती कंपनी की डेथ नहीं होती है। कहने का मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी के केस में अगर हम बात करते हैं, कंपनी नेवर डाइज का मतलब क्या, कि डेथ कभी नहीं होती, कि इसमें मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अगर वो डेट्स को पे नहीं कर सकते, लोन ले रखे उन्हें नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मेंबर्स जो हैं उनके इंसॉल्वेंट होने से कंपनी बंद नहीं हो जाती। सोल प्रोपराइटर के साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, वहाँ पर सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेट्स की पेमेंट्स नहीं कर पाता है, लोन की पेमेंट नहीं कर पाता, उस केस में बिजनेस बंद हो जाता है आमतौर पर। पार्टनरशिप में भी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी कभी भी मेंबर्स के आने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए मेंबर आते हैं, पुराने चले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी इज हैविंग ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनी रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आमतौर पे दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हो गया? कॉमन सील जो है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय इटसेल्फ। अपने आप हम लोगों की तरह डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकती, कागज़ों को सिग्नेचर नहीं कर सकती कंपनी। तो कंपनी के बिहाफ पे कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उनके पास अधिकार होते हैं कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर पाएँ।
और वो जब वो अपने सिग्नेचर करते हैं साथ में कंपनी की सील लगाते हैं, एक स्टैंप एक तरह से लगती है। इस स्टैंप की बहुत ही वैल्यू है, इस कॉमन सील की बहुत वैल्यू है। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने जो कर रखा है दैट इज़ वैलिड ओनली आफ्टर दैट व्हेन द कॉमन सील इज़ अफेक्ट्स टू दैट, यानी उसके ऊपर जब तक कॉमन सील नहीं लगी है, वो स्टैंप नहीं लगी है कंपनी की, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉमन सील जो है बहुत ही कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक बना देता है। इट मेक्स द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, एग्रीमेंट्स ऑफ द कंपनी वेरी मच ऑथेंटिक बना देता है। ये उनकी अपने में बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाती है। तो ये हमने बात की कॉमन सील। कॉमन सील के बाद अगला पॉइंट है दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड एसोसिएशन। रजिस्टर्ड एसोसिएशन अब क्या है रजिस्टर्ड एसोसिएशन? अगर मैं बात करूं, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। कंपनीज एक्ट जो है पहले 1956 का 1956 में एक्ट बना था कंपनीज एक्ट 1956। उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर हो पाती थी, चाहे वो हम रिलायंस जैसी कंपनी की बात करें, हम भारतीय टेलीनेट जो एयरटेल हम ब्रांड यूज़ करते हैं, चाहे वोडाफोन जैसी कंपनी की बात करें, आईडिया जैसी आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें, कोई भी कंपनी है, सिप्ला जैसी फार्मास्यूटिकल में कंपनी है, जो भी कंपनीज़ हैं ऐसी कंपनीज है। इवन हम बात करें जेपी ग्रुप लिमिटेड जो कंपनी रही है इससे पहले या उससे पहले, बहुत सी और भी ऐसी कंपनीज है, सारी की सारी कंपनीज। इवन अगर आप बात करें जो इंडिया की पहली जो कंपनी है हमारी ताज ग्रुप जो होटल्स है, उससे रिलेटेड जो हमारी टाटा ग्रुप है, टाटा लिमिटेड जो है, अब तो बहुत सारे उनके अलग अलग कंपनीज अलग अलग बना रखी है उन्होंने। टाटा ने अलग गाड़ियों के लिए अलग से कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड है। उस तरीके से पहले टाटा के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ होते तो टाटा इंडिकॉम उसका नाम था, टाटा इंडिकॉम लिमिटेड। उसी तरीके से होटल्स मेरी ताज ग्रुप जो है वो अलग से उसका नाम रखा है। तो इस तरीके से ये जो कंपनीज़ हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड फॉर एग्जांपल, कंपनीज 1956 के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हुई है। तो अब जो नई कंपनीज़ है वो 2013 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली रजिस्टर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली उसे रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी द कंपनीज एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस वन पर्टिकुलर एक्ट। उसके अलावा कंपनी पब्लिक, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके केस में जो अभी मैंने कंपनी जिनके बारे में आपसे बात की, चाहे वो रिलायंस लिमिटेड है, चाहे वो भारतीय टेलीनेट लिमिटेड है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इनके केस में मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी, मिनिमम 7 मेंबर्स। एंड एज फॉर मैक्सिमम मेंबर्स आर कंसर्न देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। मैक्सिमम जितने मर्जी मेंबर्स हो जाए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैक्सिमम क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक जगह में वो स्प्रेड नहीं होते थ्रू आउट इंडिया। इवन वर्ल्ड इंडिया के बाहर भी अगर शेयर्स बेचे जा सकते हैं तो वहाँ के भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। कंडीशन जो भी होंगी वो देखनी पड़ेगी हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ थ्रू आउट द कंपनी रजिस्टर हो सकती है मुंबई में, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स कहीं पर भी हो सकते हैं। वो शिमला में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में हो सकते हैं, बेंगलोर में हो सकते हैं, उसके अलावा कोलकाता में हो सकते हैं, किसी भी जगह हो सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, द मैक्सिमम 200 मेंबर्स की कंडीशंस है। 200 मेंबर्स, 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी शेयर होल्डर्स 200 मैक्सिमम हो सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं और पास्ट शेयर होल्डर्स भी इसमें काउंट हो सकते हैं, पास्ट मेंबर्स भी और प्रेजेंट मेंबर्स भी। तो मिनिमम 2 मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, पब्लिक और मैक्सिमम 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 है परमिटेड टू क्रिएट अ 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली 1 पर्सन कंपनी भी बनाई जा सकती है, एक सिंगल पर्सन भी एक कंपनी बना सकता है। अगली जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक कंपनी की है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सेपरेट मीन अलग से, लीगल का मतलब कानूनी, एंटिटी का अपना अस्तित्व। कंपनी का एक अलग अस्तित्व है। कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की बात करें, सोल प्रोपराइटर में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल प्रोपराइटर में देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। अकाउंट्स में तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, सोल प्रोपराइटर जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है, दोनों एक ही चीज़ है।
इन केस सोल प्रोप्राइटर इज अनेबल टू पे डेट्स, अपने लोन अगर पे नहीं कर पाता है तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज उसे रिकवर किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है और वहाँ से लोन पेमेंट की जा सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं, लेकिन पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, जॉइंट स्टॉक यानी जॉइंट का मतलब इकट्ठा स्टॉक का मतलब शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, इसलिए इसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी का मतलब है बहुत सारे लोग मिलकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, इसलिए उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या उसे अलग से कंपनी कह देते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी, कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, उसी तरीके से मेंबर्स की प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। तो एक इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ पर सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिमिटेड। सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, क्यों किस तरह से 1897 का केस है ये। इस केस में अगर हम बात करें जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसमें सैलोमन जो था उसने अपना बिज़नेस सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। तो जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर जो थे, उसमें वाइफ थी, डॉटर्स और जो सन, जो भी फैमिली मेंबर्स थे, 6 शेयर्स, एक शेयर सभी के पास था। और जो अपने आप सैलोमन के पास 20,000 शेयर्स थे। कहने का मतलब है लिमिटेड कंपनी बना ली, और उस कंपनी को बनाने के बाद टोटल 6 जो मेंबर्स थे उनके पास 6 शेयर्स थे, और बाकी जो शेयर्स थे वो 20,000 शेयर्स सैलोमन के पास खुद थे। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट वाज ए बूट बिजनेस, बूट से रिलेटेड बिजनेस था। बिजनेस वाज वाउंड आउट ड्यू टू सर्टेन क्राइसिस, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस बंद हो गया, और बाद में कंपनी को कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा। वाउंड अप हम पढ़ेंगे लास्ट में, कंपनी को बंद करना पड़ा। वाइंड अप जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा। कंपनी को वाइंड अप करने की वजह से जो क्रेडिटर्स थे, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है उन्हें पेमेंट बाद में मिलेगी, उससे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जिन्होंने कोई सिक्योरिटी जिन्होंने ले रखी, अगर पेमेंट नहीं मिलती तो उन्हें सिक्योरिटी की चाहिए होती है। तो वहाँ पर क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के केस में वहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा कि हमें पहले पेमेंट देनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सैलोमन और सैलोमन एंड कंपनी दोनों एक ही हैं। तो दोनों एक ही है, कहने का मतलब है कि क्योंकि सैलोमन जो है उसके भी कुछ डिबेंचर्स थे वहाँ पर उस कंपनी में, सैलोमन एंड सैलोमन लिमिटेड में, तो उस वजह से उसे प्रेफरेंस मिली पेमेंट में, क्योंकि वो सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में था, जबकि बाकी जो शेयर होल्डर जो क्रेडिटर्स थे वो सिक्योर्ड की कैटेगरी में नहीं थे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस कोर्ट में ये केस हुआ और कोर्ट ने डिसाइड करके ये कहा कि सैलोमन एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट। सैलोमन जो है वो अलग है, सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी सेपरेट है। तो यहाँ पर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में सैलोमन आ रहा है तो उसे पेमेंट पहले मिलनी चाहिए, अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स जो बाकी लोग हैं उन्हें पेमेंट बाद में मिलनी चाहिए। तो इस केस में सैलोमन जो एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था उसे पेमेंट पहले मिली, बाकी जो क्रेडिटर्स उन्हें पेमेंट नहीं मिली। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स लिमिटेड। कहने का मतलब है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स लिमिटेड। अगर किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर परचेज कर रखा है और ऑलरेडी 6 रुपये पे कर रखे हैं एक शेयर के, 10 रुपये का एक शेयर है, हो सकता है कि 500 शेयर परचेज़ कर रखे हैं, तो टोटल 5000 रुपीज़ पे कर रखे हैं, तो ऑलरेडी एक शेयर पे 6 रुपये दे रखे। कहने का मतलब है ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 500 शेयर्स हैं, तो टोटल 5000 देने थे, लेकिन 6 रुपये दे रखे हैं एक शेयर पे, तो उस हिसाब से 3000 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो बैलेंस 2000 पेंडिंग है। तो कहने का मतलब है शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज दैट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू 2000 ओनली। 2000 रुपये, कंपनी अगर बंद होती है तो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता एक शेयर होल्डर से, जिसने कि 10 रुपये का शेयर परचेज़ कर रखा और 500 शेयर्स है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही डिफरेंट है पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटर से। कैसे, पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटर में जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सोलो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर जो है लोन्स की पेमेंट नहीं करते हैं
तो उस केस में जो है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, जो सोल प्रोप्राइटर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लोन की रिकवरी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स से कोई भी रिकवरी नहीं की जा सकती उस अमाउंट से ज़्यादा जितने का उन्होंने शेयर ले रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटेड लायबिलिटी ये बहुत ही स्पेशल फीचर है ये कंपनी के केस में। अगला इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसी में अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी में, तो मैंने आपको एक क्लियर कंसेप्ट कर दिया। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द लायबिलिटी कैन नॉट बी क्लियर्ड फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। उनकी पर्सनल एसेट से लायबिलिटी को क्लियर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कंपनी जो है, कंपनी कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी जो क्योंकि लीगल एग्जिस्टेंस है उसकी, कंपनी अपने यहाँ पे एक अलग से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है। कंपनी कैन परचेज द प्रॉपर्टी, कंपनी कैन सेल मेक ए सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे आप देखें रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस या अंबुजा सीमेंट लिमिटेड या फिर भारतीय टेलिन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग्स भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, तो डिफरेंट ऑफिसेज भी हो सकते हैं। तो अपने नाम पे वो परचेज़ कर सकती है कंपनी। एक जैसे कि एक सिंगल पर्सन कोई प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, बेच सकता है। इन द सेम वे कंपनी कैन मेक ए सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आफ्टर दैट कैपेसिटी टू सू एंड टू बी स्यूड। कैपेसिटी टू सू एंड टू बी स्यूड, ये कहने का मतलब है कंपनी अपने नाम पे कोर्ट में केस कर सकती है और कंपनी के नाम पे भी केस किया जा सकता है। कैपेसिटी टू स्यू, SUE एंड टू बी स्यूड। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इशू है ये ऑन इनकॉर्पोरेशन कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का अलग से अस्तित्व बन जाता है। कंपनी जो है अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन कोर्ट में केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती है। और कंपनी के खिलाफ भी एक इंडिविजुअल या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरह, पार्टनरशिप कंसर्न की तरह भी केस किया जा सकता है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। सिमिलरली कंपनी के नाम पे ये केस फाइल किया जा सकता है क्योंकि अपने आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी अस्तित्व है कंपनी का। उसके बाद कंपनी कैन बी सूड फॉर कॉपीराइट्स। कोई कॉपीराइट वायलेशन कर रखा है कंपनी ने, कहने का मतलब है कंपनी ने ऐसा कोई प्रोड्यूस कर दिया है जो कि किसी की परमिशन के बिना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दी है या कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, तो कोई भी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो मानहानि जो है कोर्ट की कर रखी है, तो उस केस में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, कंपनी के खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल पार्टनरशिप में जो है शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते इजीली विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स को पूछना बहुत ज़रूरी है। यही जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि मैंने जैसे कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह की जो मेनली कंपनी रहती हैं, उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एक शेयर होल्डर जो है शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता दूसरे किसी पर्सन को जब तक कि बाकी शेयर होल्डर्स से परमिशन नहीं ली जाती और फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी पूरी करनी पड़ती। ये करैक्टरिस्टिक जो है ये पार्टनरशिप के केस में भी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज़ नॉट इजीली पॉसिबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। बाकी मेंबर्स की कंसेंट होना जरूरी, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसमें किसकी कंसेंट की नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन वह कंसेंट यानी पूछना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शेयर्स बिकॉज क्यों ऐसा हो सकता है, शेयर्स कंपनी और मूवेबल प्रॉपर्टी, जो शेयर है कंपनी की वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह उसे कैरी किया जा सकता है। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हम गाड़ी को कैरी कर, गाड़ी एक जगह से, जो कार है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। वैसे ही शेयर्स को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूव की जा सकती है। तो शेयर होल्डर जो है, मेंबर जो है, दे कैन ईजिली ट्रांसफ़र द शेयर्स एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है, कंपनी के अंदरूनी मामलों को देखता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर जैसे भी प्रोविज़न कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं, उन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली कंपनी जो है वो कंपनी में शेयर होल्डर एक दूसरे को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कंपनी के केस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की। हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया।
अभी मैं आपको रफली फिर से एक थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने बात की कंपनीज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनीज हैविंग अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनीज हैविंग अ कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? उसके बाद हमने बात की कंपनी इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन की बात की, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की, उसके बाद हमने लिमिटेड लायबिलिटी, फिर सेपरेट प्रॉपर्टी की बात की, फिर उसका कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, फिर उसको ट्रांसफरेबिलिटी विद शेयर्स। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की। तो उसके बाद हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंपनी की एडवांटेजेस क्या होती है, कंपनी की डिसएडवांटेजेस क्या होती है, कंपनी की जो डेफिनेशन है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली आपको पता लग गई तो आप कंपनी की बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।